नमस्कार दोस्तों। एसएससी का जीएस सदैव हमारे लिए एक चैलेंज रहा है, सभी परीक्षार्थियों के लिए एक चैलेंज रहा है। सदैव अपने बदलते पैटर्न और अपने क्वेश्चन की स्पेशलिटी के लिए ये जाना जाता रहा है। लेकिन अगर समस्या का ईमानदारी से समाधान करने की कोशिश की जाए तो समस्या का समाधान संभव है। और इस समस्या का समाधान मैं लेके आ रहा हूँ आपको संपूर्ण जीएस बैच में। जी हाँ, संपूर्ण जीएस बैच जो 2025 के एसएससी एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो आप इस संपूर्ण जीएस बैच 1.0 के सारे फीचर्स से परिचित होना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में कि मैं इस बैच में आपको क्या देने वाला हूं और कैसे कैसे बैच ये चलेगा, कब से स्टार्ट होगा, कब इस बैच की समाप्ति होगी और कितनी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ, ये संपूर्ण जीएस बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 25 जनवरी को और ये बैच आपका मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा। जी हाँ, मई फर्स्ट वीक तक इस बैच के कोर्स कंप्लीट होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी ताकि आप एग्जाम के पहले पूरी तरह जीएस को लेके सिक्योर हो चुके हो, जीएस आपकी समस्या न रही हो, जीएस आपकी समस्या के तौर पे समाधान के दिशा में बढ़ चुकी हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये बैच है कैसा। ये बैच पूरी तरह से थियोरी और साथ साथ प्रैक्टिस बैच है। थियोरी के साथ साथ इस बैच में आपको प्रैक्टिस भी मिलने वाली है। इस बैच में आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो 4 जीएस के कोर सब्जेक्ट हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है इसका सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जीएस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सेक्टर है वो वर्तमान समय में, वर्तमान 2 साल की परीक्षा प्रणाली को देख करके, टीयर 1 के एग्जाम को देख करके, टीयर 2 के एग्जाम को देख करके ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। एसएससी धीरे धीरे सिविल सर्विस के टाइप के एग्जाम कथन कारण के क्वेश्चन पूछ रही है। तो नो डाउट हमें जीएस सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ जो टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे उस टॉपिक की जो है एनालिसिस भी जरूरी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस बैच में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें ये बैच स्टार्ट होगा पॉलिटी से। पॉलिटी में कुल 23 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। कितने टॉपिक? 23 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। लगभग हर वीडियो की लेंथ टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है, वो 1.5 घंटे 2 घंटे की भी हो सकती है। इसमें इसकी शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, संविधान का विकास, कैसे कैसे संविधान का विकास भारत में होता है, संविधान के स्रोत क्या रहे, संविधान की क्या फीचर्स हैं, संविधान का प्रियम्बल कैसे बना, क्या है प्रियम्बल, क्या परिवर्तन हुआ, ठीक, संघ क्षेत्र और उसका पुनर्गठन, राज्य कैसे भारत में बने और कैसे आज भी निर्माण की प्रक्रिया चालू है, नागरिकता के संबंध में तमाम संशोधन हुए हैं 2019 तक, नागरिकता में जो कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, उस पर डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकार डिटेल करेंगे, नीति निरसक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर डिस्कस करेंगे, संघ की कार्यपालिका कई चैप्टर में डिवाइड होगी जिसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति कवर करने वाले हैं, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जो कि एग्जाम में आपके प्रश्न बनते रहे हैं लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम इसे पढ़ने से बचते रहे हैं, तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। संसद पे आ जाइए तो संसद में वो भी कई लेक्चर में डिवाइड है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा सबसे पहले डिस्कस की जाएगी, संसद है क्या। उसके बाद संसद की तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं और संसदीय समितियों से लगातार सवाल बने हैं। राज्य की कार्यपालिका, जो सेम कंडीशन जो केंद्र की कार्यपालिका वैसे ही राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल मुख्य भूमिका में है। उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और फिर राज्य विधानमंडल, जहां पर विधानसभा है वहां पर विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद है और विधानसभा दोनों है वहां पर दोनों डिस्कस की जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सबॉर्डिनेट कोर्ट और जो है ट्रिब्यूनल्स तक की चर्चा की जाएगी इस कोर्स में, क्योंकि नो डाउट जो टीयर 2 का क्वेश्चन रहा उसने बताया, उसकी गंभीरता ने बताया कि आखिर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ साथ संघवाद, केंद्र राज्य संबंधों पर भी लगातार सवाल बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, तो वहां से कथन कारण में भी सवाल आ जाते हैं, तो इस पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ आपातकालीन व्यवस्था, संविधान में आपातकालीन व्यवस्था कैसी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं,
कहाँ से कॉपी है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसको लागू करने की क्या क्रियाविधि है, कहाँ से परमिशन, कैसे कैसे क्या उसे लागू किया जाता है, क्या सस्पेंड होता है, क्या बना रहता है, ठीक, इस पर डिस्कस की जाएगी। साथ साथ लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं से लेकर केंद्रीय सेवाएं तक तमाम सेवाएं भारत में जो है एक्टिव हैं, उन सेवाओं का क्या फीचर है, कैसे सेवाएं बनाई जाती हैं। राजभाषा और विशेष वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था। हमारे संविधान में समाज के पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज़ और ट्राइब्स के लिए अलग से फीचर्स दिए गए हैं, उन फीचर्स पे भी चर्चा करेंगे। साथ साथ स्थानीय स्वशासन, जहाँ से रेगुलर क्वेश्चन बने हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम। उसके साथ साथ भारत में इलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि लगातार इलेक्शन होते रहते हैं और अक्सर देखते हैं हम एग्जाम के पहले या बाद में कहीं ना कहीं इलेक्शन हुआ रहता है, वहाँ से एग्जामिनर जरूर सवाल पिक करता है। तो निर्वाचन प्रणाली क्या है हमारे यहाँ दलीय व्यवस्था, कितने राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल बनते कैसे हैं, ये सारे मुद्दे। और राज्यों के विशेष प्रावधान, हमारे यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जो अलग प्रावधान रखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर था, उसका 370 के तहत अलग प्रावधान था। ठीक इसी तरह 7 सिस्टर के स्टेट हैं, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। इन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। तो कैसे कैसे वहाँ की अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं शासित होती हैं, किसके द्वारा शासित होती हैं, ये मुद्दा। और संविधान संशोधन, संविधान आज भी निर्माण की प्रक्रिया में है और रेगुलर संविधान में संशोधन देखे गए हैं, 107 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा बनता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एक एक टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आप एक एक महीने क्लास ले सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हमारे लिए। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का स्रोत क्या है, कहाँ से हम इतिहास के बारे में, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, लेकिन हम उससे पढ़ते नहीं, ठीक है। अक्सर हम सीधे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन तमाम लिटरेचर हैं, तमाम जो है इन्वेंशन है जहाँ से सवाल बने हुए हैं, ठीक है। स्टोन एज से अक्सर कहा जाता है सवाल नहीं बनते, लेकिन स्टोन एज में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जहां से सवाल बनते हैं और वो सवाल हमारे लिए घातक हो जाते हैं, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत कॉमन टॉपिक है और इसे पढ़ना बहुत मस्ट है। वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, महाजनपद, मगध और सिकंदर के साथ साथ और भी जो विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में हुए हैं भारत पर, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। मौर्य साम्राज्य बहुत ही हॉट टॉपिक है जहां से लगातार सवाल बनते हैं। संगम काल, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ से सवाल बन रहे हैं, तो जो जहाँ से सवाल बन रहे हैं उस टॉपिक को हिट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। साथ साथ मौर्योत्तर काल, शुंग, शातवाहन, इंडो ग्रीक, कुषाण, यहाँ से बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन बने हैं। गुप्त वंश, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर में मैत्रक, मौखरी और वर्धन वंश, इसमें वर्धन वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, ठीक है। उसके साथ राजपूत, अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतिहास का एक बहुत कठिन हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ से आप देखें तो हमारे आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल बनता है स्टैटिक जीके के पार्ट में, वो यहीं से बनता है। तो इस हिस्ट्री के साथ साथ हम स्टैटिक जीके का बहुत सा हिस्सा भी ऑटोमेटिक कवर करते चलेंगे, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश, चालुक्य वंश, राजपूत, पाल, चोल, पल्लव और परमार वंश पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपका प्राचीन भारत खत्म होता है, मध्यकालीन भारत शुरू होता है, ठीक। मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत में आक्रमण से, अरबी और तुर्की आक्रमण भारत में हुए, इन पर कैसे कैसे आक्रमण हुए, कौन पहले आया, ठीक, आक्रमण का क्या सिलसिला जारी रहा, कैसे आपने देखा कि खलीफा के समय ही पहला आक्रमण जल मार्ग से होता है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस दिल्ली सल्तनत की प्रशासन का, यहाँ से सवाल बनते हैं। साथ साथ प्रशासन जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का स्थापत्य कला भी पढ़नी हमारे लिए जो है जरूरी हो जाती है, तो प्रशासन के साथ साथ इसके स्थापत्य कला पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने देखा टियर 1 में भी और टियर 2 में भी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से सवाल बने और अच्छे सवाल बने, तो विजयनगर, बहमनी भी यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन, तमाम सिलसिले, अभी टियर 1 में देखा आपने किस सिलसिलों से सवाल आया है, तो सूफी सिलसिले जो भारत में रहे, ठीक है, 4 सबसे ज़्यादा फेमस रहे, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। साथ इसके बाद हम लोग मुगल काल पर चर्चा करेंगे,
तो मुगल काल में 6 महान शासक, उसके साथ साथ बीच में एक सूरी वंश, जी हाँ, शेरशाह सूरी का भी इसी मुगल साम्राज्य के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनता है। तो बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। साथ साथ इनका प्रशासन और स्थापत्य कला पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शाहजहां का जो शासनकाल रहा वह स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक, इसके बाद शिवाजी और मराठे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल है भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य का। ठीक, अब आते हैं इतिहास के सबसे हॉट मुद्दे पर, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपने देखा कि टीयर 2 में गांधी से क्वेश्चन बने। टीयर 2 का जो 18 तारीख को पेपर हुआ उसमें आपने देखा कि मॉडर्न इंडिया से अच्छे सवाल आए। तो मॉडर्न इंडिया उत्तर मुगल काल से शुरू होती है। जी हाँ, ये 1707 के बाद शुरू होती है और 1707 से 1857 तक का इतिहास यहाँ आता है उत्तर मुगल काल में। तो इस पर बहुत ब्रीफ स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ किसी को बादशाह रंगीला कहा गया है, किसी को साहिब खबर कहा गया है, तो सारे सवाल बने हैं आपके। ठीक है, उसके बाद इस उत्तर मुगल काल में मुगल काल की शक्तियां कमजोर होती हैं, नए नए छोटे छोटे राज्य बनते हैं। तो कौन कौन से राज्य बने, किसका फाउंडर कौन है और किसके समय में स्वतंत्र हुए ये राज्य, नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय होता है, केंद्रीय शक्तियां कमजोर होती है, यूरोपियन कंपनियां आती हैं भारत में, और इसमें सबसे पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जो भारत में व्यापार के साथ साथ बंगाल पर कब्जा भी करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के क्या रिलेशन रहे, कैसे कैसे उन्होंने बंगाल को टेक ओवर किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई। अब जब ब्रिटिश शासन भारत में आ गया बंगाल के बाद, बक्सर लड़ने के बाद, ठीक है, प्लासी और बक्सर के बाद, तो आपने देखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा और समाचार पत्र डेवलप हुए। किस फेवर में हुए, किस तरीके से हुए, आपको पता है 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाता था। और इस 1757 प्लासी से लेकर 1857 के विद्रोह के बीच में छोटे बड़े बहुत विद्रोह हुए हैं भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय किसानों के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा। तो उन विद्रोहों पर भी यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। फिर 1857 का विद्रोह जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय से लेकर के स्वामी विवेकानंद, तमाम विद्वान ऐसे हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, डी.के. कर्वे साहब, तो तमाम ऐसे लोग रहे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, समाज की को रूढ़िवादिता से अलग कराया। तो कौन कौन से संगठन बने और किन किन संगठनों की क्या विचारधारा रही, इन पर डिस्कस होगा। उसके बाद प्रमुख किसान आंदोलन और विद्रोह। ठीक, तो किसान आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर हम आदिवासी आंदोलन और आदिवासी विद्रोह भी कवर करेंगे, जो आपका एग्जाम का हिस्सा बनता है। ठीक, इसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, और ये चैप्टर आपका बहुत ही ब्रॉड होगा, मुझे लगता है कि ये कम से कम 5 लेक्चर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1885 से शुरू होगा, 1885 से लेके 1905 तक प्रमुख जो राजनीतिक संगठन है वहां पर डिस्कस किया जाएगा। फिर 1905 बंगाल विभाजन से लेकर के जालियांवाला बाग या मार्लेमेंटो सुधार तक या मांडेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक 1919 तक ये दूसरा हिस्सा जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आएगा, गांधी युग, 1919 से लेकर के 1947। तो ये जो 3 फेज में पढ़ा जाएगा, ये 3 फेज कम से कम 5 लेक्चर में कवर किया होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और पूरे इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। इस पर हमें फोकस करना, क्योंकि यहाँ से सवाल जो बनते हैं ना, पहली बात तो ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये लगता है कि हम नावल पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इस टॉपिक को हम जैसे जीवन जीते हैं उस तरह से जी पाते हैं, और अपने ऊपर हुए शोषण का पूरा विवरण देख पाते हैं, और साथ ही साथ सफेदा क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आते हैं। तो नो डाउट ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतिहास में हम सब लोग इतना पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। अब आ जाइए ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी 2 पार्ट में बांटी है मैंने। एक सबसे पहले भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत की भौतिक संरचना, भौतिक परिचय से शुरू होगी। फिर भूगर्भिक संरचना, कैसे कैसे भारत बना, भारत का निर्माण किस तरह से हुआ, कैसे पंजा डिवाइड होने के बाद भारत कहाँ गया, भारत दक्षिणी गोलार्ध में था, फिर उत्तरी गोलार्ध में था, तमाम कहानियां यहाँ मिलेंगी, तमाम बातें मिलेंगी। फिर भारत का भूआकृत प्रदेश, पर्वत है, पठार है, मैदान है, दर्रा है, द्वीप है, ठीक है, इन पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर भारत का प्रवाहतंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल रेगुलर बने हैं, टीयर 1 में भी सवाल आया, टीयर 2 में आया, तो ये हम 2 चैप्टर में कवर करने वाले हैं। झीलें और जलप्रपात, ठीक है, जलवायु भारत की क्या है, भारत में मृदा की क्या कंडीशन है, ठीक है, सिंचाई और उसकी परियोजनाएं कौन कौन सी बनाई, क्योंकि कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है। कृषि और पशुपालन, ठीक, खनिज कहाँ पे क्या पाया जाता है,
भारत में इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, ये 2 जगह पढ़ाया जाएगा। ठीक, एक ज्योग्राफी के रीजन से भारत में उद्योग, बाद में इकोनॉमिक्स के रीजन से हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे वहाँ। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और फिर भारत की, यहाँ पर भारत की जनसंख्या और नगरीकरण पे चर्चा करेंगे, फैक्चुअल। अब आ जाइए विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में ब्रह्मांड और सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, इन पर चर्चा की जाएगी। और पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे इस जो है कोर्स में। भूकंप और ज्वालामुखी, ये प्रक्रियाएं, साथ साथ कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर है, उसकी क्या अपनी खासियत है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में बना हुआ है सवाल, तो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। स्थलाकृति, विश्व की चट्टानें या चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, और दुनिया, भारत के साथ साथ विश्व के जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, कौन सा पर्वत किस देश की बाउंड्री बना रहा है, कौन से पर्वत की क्या स्थिति है, कौन सा सबसे लंबा, ये सारे सवाल बनते रहे हैं, ठीक है। तो विश्व के पर्वत, साथ साथ वायुमंडल, यहाँ से भी सवाल लगातार बने, वायुमंडल की क्या स्थिति है, कैसे बना, क्या लेयर्स हैं, ठीक है, किस लेयर्स के क्या फीचर्स हैं, ठीक। वायुदाब, एयर प्रेशर एंड विंड्स, यहाँ पे भी सवाल, विंड्स आपके 3 प्रकार की हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली विंड्स है वो लोकल विंड्स है, कहाँ पे कौन सी हवा चलती है और उस हवा की क्या खासियत है, ठीक। उसके बाद महासागर, जिसे आप जलमंडल कहते हैं, ठीक, तो आपके सारे महासागर कवर किए जाएंगे, उनकी बाउंड्रीज कवर किए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जलवायु, क्लाइमेट, विश्व का क्लाइमेट, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। महाद्वीप पे जब हम चर्चा करेंगे तो महाद्वीप के ये चैप्टर कम से कम 2 से 3 लेक्चर में ये कवर किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के 7 महाद्वीपों को पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, उनके छोटे छोटे फीचर्स जहाँ से सवाल बनते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो महाद्वीप पर भी हम लोग चर्चा बारी बारी से करेंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग आगे कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, और लोग काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इकोनॉमिक्स में चर्चा होती है सिर्फ पैसों की, और जब चर्चा पैसों की हो तो नींद किसे आती है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से पढ़ाया गया। देखिए, ज्ञान बहुत से लोगों के पास है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्ञान का चलता फिरता, मतलब वो कंप्यूटर हैं, वो ज्ञान का भंडार है। लेकिन दोस्त, जरूरी नहीं है कि आपको हम अर्थशास्त्री बनाएं, जरूरी ये है कि हम आपको एग्जाम में सवाल फंसाएं। जी हाँ, तो अर्थव्यवस्था, दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे इस तरीके से बनी, क्यों बनी, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों में क्या डिफरेंस है। नेशनल आय, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग, गरीबी और बेरोजगारी, मनी एंड मनी इन्फ्लेशन, भारत में बैंकिंग प्रणाली कैसे डेवलप हुई, क्या क्या सुधार हुए, 2012 तक आपने देखा कि लगातार सुधार हुए, ठीक है, बैंकिंग को सिमट के अब आज जो है 12 मूल बैंकें बची। भारतीय वित्तीय बाजार कैसा है, भारतीय इकोनॉमिक मार्केट, भारतीय फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो फाइनेंस के क्षेत्र में किस सेक्टर को कवर करती हैं, कौन इंडस्ट्री को कवर करता है, कौन एग्रीकल्चर को कवर करता है, कौन कॉमर्शियल बैंक को कवर करता है, ठीक। बजट और फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो भारत सरकार बनाती है हर साल, तो बजट क्या है, कितने प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ा प्रश्न है टैक्सेशन सिस्टम से। तो पहले टैक्सेशन सिस्टम जो है बहुत डिस्टर्ब था, तो बहुत ढेर सारे सवाल भी बनते थे। आज टैक्सेशन सिस्टम जो है सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक। तो उन 2 पार्टों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे कैसे टैक्सेशन सिस्टम हमारे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। जनांकिकी और जनगणना, यहाँ पर जनसंख्या की थियोरीज डिस्कस की जाएगी, साथ साथ आंकड़े भी आएंगे। इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और साथ साथ उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप्स, ठीक। उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन पर चर्चा करेगी, क्योंकि यूएनओ से लेकर के वर्ल्ड बैंक तक, उसके साथ गैट 15, ठीक है, G15, G7, तमाम ऐसे संगठन हैं जहाँ से या तो इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, या तो इनके स्टेबिलिटी, या तो इनके मेंबर्स, तमाम सवाल यहाँ से बने हुए हैं। तो ये वाला चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ इकोनॉमिक्स के बहुत ब्रीफ चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही जो है इसको संभल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया जाने वाला है, और बहुत प्रॉपर डिटेल में कवर किया जाने वाला है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जीएस पढ़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि नो डाउट जीएस में हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि हम किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ते हैं, किस टॉपिक को कितनी गहराई तक ले जाते हैं।
क्योंकि हमें ये कैच करना है कि किस टॉपिक से किस डेप्थ तक सवाल बनते हैं, क्योंकि हर टॉपिक की अपनी एक डेप्थ होती है, हर टॉपिक की अपनी एक गहराई कि हम किस सब्जेक्ट को कितने डेप्थ तक ले जाएंगे। ठीक है, तो 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट है। 25 तारीख को पहली क्लास होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि इस बैच की फीस कितनी होगी। ठीक, एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज आता है हर विद्यार्थी के सामने, क्योंकि हम भी विद्यार्थी रहे हैं और इकोनॉमिक चैलेंजेस विद्यार्थी के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये बैच दोस्त बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बैच 4 महीने चलनी है, 4 महीने तक इसमें हमें क्लास लेनी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करानी है, और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए। तो इस बैच की जो फीस रखी गई है वो फीस है 1000 रुपीज़। लेकिन अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए, जी हाँ 100 स्टूडेंट के लिए इसमें आपको कूपन कोड लगाने के बाद DCA 50 को कूपन कोड है यहाँ पे, ठीक है, DCA 50 अगर कूपन कोड आप लगाएंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट को ये बैच ओनली 500 में अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप इस कूपन कोड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट में शामिल होइए, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए ही उपलब्ध होगी। क्यों और ये बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल से ही, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 25 तारीख को आपकी पहली क्लास जो है आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बैच में अपनी पहली क्लास के साथ 25 तारीख को। तब तक के लिए बहुत टेक केयर, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये चैलेंज ज़रूर है, लेकिन दुनिया में हर चैलेंज का समाधान होता है, बस ईमानदारी से कोशिश की जाए। ओके, अब टेक केयर, जय हिंद।